कहानी शुरू होती है 1970 के दशक के कैलिफोर्निया से। सैक्रामेंटो जैसे शहरों में लोग रात को चैन की नींद सोते थे। ये नहीं जानते थे कि एक भूतिया आतंक उनकी खिड़कियों के बाहर छिपा हुआ है। 18 जून 1976 रैंचो कॉर्डोवा, एक 23 साल की लड़की और उसका बॉयफ्रेंड अपने घर में आराम कर रहे थे। अचानक एक मास्क पहने हुए एक आदमी ने उन पर छुरा तान दिया। उसने न सिर्फ उन्हें रस्सियों से बांध दिया बल्कि एक डरावनी हरकत की। वह रसोई में गया, फ्रिज से मांस निकाला और उसे पकाकर खाने लगा। और उसके बाद उस लड़की के साथ। ये सिर्फ एक शुरुआत थी। ये शैतान सैक्रामेंटो के इलाके में 50 से ज्यादा घरों में घुसा। उसका तरीका एक जैसा था। पहले घर के बाहर छिपकर इंतजार करना, फिर चुपचाप घुस आना, पीड़ितों को रस्सियों से बांधना, उनकी आंखों पर पट्टी बांधना और फिर उन्हें प्रताड़ित करना। वह कई बार घंटों तक पीड़ितों के घर में ही रुकता, उनकी चीजें चुराता और फ्रिज से खाना खाता, जैसे कि यह उसका अपना घर हो। और अंतिम में उनका बलात्कार या हत्या। यह राक्षस सिर्फ इतने से संतुष्ट नहीं हुआ, उसकी हिंसा और बढ़ती गई। 18 दिसंबर 1977 सैक्रामेंटो। उसने एक जोड़े को इतनी क्रूरता से बांधा कि उनके हाथ पैर नीले पड़ गए। जाने से पहले उसने रसोई की प्लेट्स तोड़ी और एक तेज धार वाला टुकड़ा उठाकर पीड़िता के सीने पर रख दिया और कहा, अगर मैं वापस आया और यह टुकड़ा हिला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह अक्सर पीड़ितों के पेट पर प्लेट्स या गिलास रख जाता ताकि अगर वे हिले तो आवाज आ जाए। 2 फरवरी 1978 स्टॉकटन। इस रात उसने न सिर्फ एक जोड़े को प्रताड़ित किया बल्कि जाने से पहले पुलिस को फोन करके खुद को द ईस्ट एरिया रेपिस्ट बताया। यह उसका पुलिस को चिढ़ाने और चुनौती देने का तरीका था। वह हमेशा कुछ न कुछ सुराग छोड़ जाता। रस्सियों के विशेष गांठ, खिलौने या खाने की चीजें। पुलिस के लिए वह एक साया था, एक बुरा सपना जो हर रात किसी न किसी की नींद उड़ा देता था। अब इस शैतान ने अपना खेल बदल लिया। वह अब सिर्फ बलात्कार तक सीमित नहीं रहा, उसने खून बहाना शुरू कर दिया। यह था उसका सबसे भयानक रूप, द ओरिजिनल नाइट स्टॉकर। अक्टूबर 1979 कोलेटा, डॉ, रॉबर्ट ऑफरमैन और डेबोरा स्पेंसर को उनके अपने ही घर में गोलियों से भून दिया गया। यह उसकी पहली जानी पहचानी हत्याएं थीं। 13 मार्च 1980 वेंचुरा, 19 अगस्त 1980 डाना पॉइंट। 28 साल की चेरी डोमिंगो और 27 साल के ग्रेग सांचेज को गोली मार दी गई। जांच में पता चला कि ग्रेग ने अपनी जान बहुत महंगी बेची थी। उसने हमलावर से जमकर मुकाबला किया, लेकिन वह उस राक्षस से हार गया। लेकिन उसकी सबसे डरावनी आदत थी उसके फोन कॉल। वह हमले के घंटों बाद, कभी कभी दिनों बाद, पीड़ितों के घर वालों को फोन करता और कुछ देर शांत रहता, सिर्फ उसकी सांसों की आवाजें और फिर एक फुसफुसाहट, तुम्हारे बेटे को मारने वाला मैं ही था, या मैं तुम्हारी बेटी की डायरी पढ़ रहा हूं। यह कॉल उनके दिलो दिमाग पर सदा के लिए एक डरावनी छाप छोड़ जाती थी। फिर अचानक सब कुछ थम सा गया। 1986 के बाद नए हमले बंद हो गए। गोल्डन स्टेट किलर गायब हो गया। क्या वह मर गया? क्या उसने शहर छोड़ दिया? या वह कहीं छुपकर सामान्य जिंदगी जीते हुए अपने काले राज दबाए बैठा था? वह एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया। कैलिफोर्निया की यादों में एक डरावनी दास्तान। सालों बीत गए। फिर 2018 में एक नई तकनीक, फोरेंसिक जीनोलॉजी, ने इस मामले में नई जान फूंक दी। जांचकर्ताओं ने हत्याओं के स्थान से मिले डीएनए का इस्तेमाल करके हमलावर के परिवार का पता लगाया। और फिर वह दिन आया, 24 अप्रैल 2018। 72 साल का एक बूढ़ा आदमी जो एक सीनियर सिटीजन के रूप में एक सामान्य जीवन जी रहा था, वो था जोसेफ जेम्स डिएंजेलो नाम का एक पूर्व पुलिस ऑफिसर। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दुनिया हैरान रह गई। यह राक्षस कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने लोगों को कानून का पाठ पढ़ाया था। उसने 50 से ज्यादा बलात्कार और 13 हत्याओं के आरोप स्वीकार किए। 21 अगस्त 2020 को उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिससे एक लंबे और डरावने अध्याय का अंत हुआ। गोल्डन स्टेट किलर की कहानी सिर्फ एक अपराध की दास्तान नहीं है,
यह एक ऐसे इंसान के अंधेरे की कहानी है जो समाज के बीच रहता था, एक ऐसा राक्षस जो पुलिस की वर्दी में छुपा था, और एक ऐसा सबक है कि असली डर कभी कभी सबसे सामान्य चेहरों के पीछे छुपा होता है। मैं आपका दोस्त आशीष आपसे जल्द ही मिलूंगा एक और अनसुनी कहानी के साथ।